शुभ संध्या। आज दिन शनिवार, शाम के 8 बज गए हैं। आज कल आपके साथ जो थोड़ा इंटरेक्शन था वो सेक्शन 304 को कवर किया था। तो ज़्यादातर समानता देखा गया है। सबसे पहले तो 2 लोग हो गए हैं लाइव, मेरी वॉइस मिल रही है आप सबको। जमशेद, सौरभ, मेरी आवाज़ मिल रही है? मुझे हिंट कर दें। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ मिल रही है? थैंक यू। तो कल आपके साथ सेक्शन 304 को थोड़ा डिस्कस किया था। अगर बहुत ध्यान से देखें, पेपर को एनालाइज करें, जो इससे पहले के पेपर आप लोग के आ चुके हैं जुडिशरी में, और एमसीक्यू को एनालाइज करें, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन पेपर को अगर देखें, तो वो बड़ा सेगमेंट जो चैप्टर 16 से जो बड़ा सेगमेंट आने का जो हिस्सा था, उसमें जो सेक्शन 299 और ये 300 और ये सब चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस हो गई है। अभी ये छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे सेक्शन 304 आपके साथ पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 304 के बाद 305, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से अगर लेके चलें तो लगभग 317 तक, 317 सेक्शन 317 तक का जो पार्ट है, सेक्शन 317 तक का जो पार्ट है, उस पार्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट हैं, ठीक है, या तो इस पे जो प्रॉब्लम बनती है ज़्यादातर, या तो एमसीक्यू बनता है, ठीक है, जो आपके प्रिलिमिनरी में होता है, और या तो फिर शॉर्ट नोट का हिस्सा जो है वो बनता है। जैसे मैंने कल अभी आपसे कहा था कि हाँ, मुझे सेक्शन 304 में जो इसका डावरी डेथ वाला पार्ट था, मैंने कहा था कि हाँ, आप इस पर एक शॉर्ट नोट बनाइएगा, शॉर्ट नोट बना के हो सके तो मुझे भेजिएगा, मुझे चेक कराइएगा, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में जो इस हिस्से से जो चीज़ें आनी हैं वो शॉर्ट नोट या तो आनी है, ठीक है, और या तो शॉर्ट नोट के बाद जो चीज़ें आती है वो आपकी प्रीलिम्स में एमसीक्यू में आपकी इस पर प्रॉब्लम बन के आती है, या तो प्रॉब्लम बन के आ जाती है, और या तो फिर ऐसे ही रैंडमली आपसे पूछ लिया जाता है कि हाँ, ये किस सेक्शन में है। एपीओ में ख़ास तौर से ये चीज़ें होती हैं, ठीक। तो इतने दिन से लगभग 20-25 के आसपास क्लासेस हो चुकी हैं आपके साथ। तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 25 क्लासों में आपको आईपीसी से वो पार्ट, वो हिस्से अब आपको समझ में आने लगे होंगे, जहाँ से आपकी क्वेरीज बनती हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैंने कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं किया है कि हाँ, मैं आपको पहले प्री पढ़ा दूँ फिर मेंस पढ़ा दूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, क्योंकि जो मेंस है उसी में से प्री बनता है, और कुछ हिस्से अलग से स्पेसिफाई होते हैं जहाँ से प्री बनते हैं और जहाँ से मेंस बनते हैं, ठीक है। तो जैसे 299 और 300 वो मैंने आपसे साफ तौर से कहा कि यहाँ से आपका मेंस का एक सवाल बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर और जो बचे हुए हिस्से हैं उनसे शॉर्ट नोट बनते हैं, ठीक। अब एपीओ में तो ख़ास तौर से इस तरह के शॉर्ट नोट जो हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो शॉर्ट नोट बनते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि ये हिस्सा जो है या तो शॉर्ट नोट के काम आता है, और या तो फिर किसी मेन क्वेश्चन, मेजर प्रॉब्लम में, मेजर क्वेश्चन में ये टेल यानी पूंछ लगाकर, होता है ना कि क्वेश्चन के साथ एक सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन जो है वो अटैच कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन, ये पार्ट जो है वो वहाँ काम आता है। तो कोशिश ये रहेगी आज की अब जो आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा आज के बाद का, ठीक है, आज जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और कोशिश ये रहेगी कि आपके साथ जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम फिर सेक्शन 319 से स्टार्ट करेंगे, हार्ट, ठीक है।
शरीर पर जो प्रभाव डालते हैं, ठीक है, उन सारे अपराधों की अगली श्रृंखला में, अगली कड़ी में हार्ट, ग्रेवियस हार्ट और वगैरह वगैरह जो आगे के ये ऑफेंसेस हैं वो हम लेके स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है वो हमारा जो एक बड़ा पार्ट है वो हमारा सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 304 कल आपके साथ डिस्कस किया था। आपको छोटा सा होमवर्क भी आपको दिया था, ठीक है, कि शॉर्ट नोट एक लिख के दिखाइएगा मुझे। और एक बात और आप लोग से कहना है कि आप लोग शायद हो सकता है कि एज़ यूजुअल जैसे होता है कोचिंग संस्थानों में, सुबह निकले 9 बजे, एक आपकी अपनी बाइक में एक कॉपी रखा, ठीक है, और कोचिंग चल दिए, वहाँ 3 घंटे 4 घंटे पढ़े और पढ़ने के बाद वापस आए, कॉपी रखा, खाना पीना खाया, रेस्ट किया, फिर तफरी की, दोस्तों के साथ टाइम बिताया या घरेलू और काम किए। तो यार ऐसे नहीं तैयारी हो पाएगी। ये साफ ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। मैं बार बार इन सारी चीज़ों को इसलिए आपसे रिपीट करता हूँ कि बी सीरियस। आप अपने प्रोफेशन के साथ, अब जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उसके साथ सीरियस होइए। अगर सीरियस नहीं है तो फिर ये सब खाली दिखावा है, ठीक है, और दिखावा छोड़ के फिर कुछ और करिए। टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। ये तब तक नहीं स्पष्ट हो जाएगा जब तक आप जो पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 2 से 3 बार, एक बार हो सकता है कि आप बुक से देख के लिखें, अपने मेमोराइज करके मेमोरी में रख के, जब तक आप 2-3 बार उसे लिख नहीं लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपने तैयार किया, और तैयार करने का मतलब ये है कि थ्रोली आपने उसको 2-3 बार पढ़ा, आपको मेमोराइज हो गया। मेमोराइज होने के बाद आपने बिना देखे, बिना कहीं से हेल्प लिए, आपने जब तक 3 से 4 बार आपने नहीं लिख लिया है, तब तक आप ये समझ लीजिए कि आप मजाक कर रहे हैं। यू आर किडिंग फॉर योर सेल्फ, विथ योर फैमिली, योर एम्बिशंस, वट। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप मजाक कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं हैं, ठीक है। तो आज जो है वो सेक्शन 305 छोटे छोटे सेक्शन हैं, और ख़ास तौर से ये जो हैं वो एपीओ में या एमसीक्यू में छोटे छोटे ये क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। 305 जो है वो किसी शिशु या उन्मत्त मतलब इंटॉक्सिकेटेड या अनसाउंड माइंड, किसी भी तरह से जो अपनी मानसिक स्थिति पे नहीं है, ठीक है, ऐसा हर एक व्यक्ति उन्मत्त होता है। चाहे वो इडियट हो, जड़, जिसको आप जड़ बुद्धि कहते हैं वो, या नशे में हो, चित्त विकृत हो, या किसी और भी कारण से, ठीक है। शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को अगर उसको सुसाइड कमिट करने के लिए आप अबेट कर रहे हैं तो सेक्शन 305 के अंतर्गत आप दोषी माने जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा सेक्शन है, सिंपल सा पूछ लिया जाता है। जर्नली जो होता है वो एमसीक्यू में ही इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। आज तक कभी नहीं देखा गया है कि लॉन्ग में या बड़े क्वेश्चन में इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो आई हो। हाँ, प्रॉब्लम भले इस पे बना दी जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम तो कहीं से भी बनाई जा सकती है, ठीक है, तो प्रॉब्लम कभी कभी से बन जाती है। तो शिशु टाइम लगता है, चलिए टाइम लगता है, अच्छी बात है। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर कोई शिशु है या उन्मत्त, इन सब में मेंटल एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, शिशु या जितनी भी जो भी हैं, इन सब में मेंटल एलिमेंट जो है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। मेंटल एलिमेंट अनुपस्थित होता है, और मेंटल एलिमेंट अनुपस्थित होने का यहाँ मतलब है कि वो क्या कर रहा है, उस कार्य को समझने की उसके अंदर उतनी मानसिक परिपक्वता नहीं होती है, उतनी प्रज्ञा नहीं होती है, इतना आईक्यू लेवल नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप उसकी अपने जीवन को समाप्त करने के लिए, उसे आत्महत्या, सुसाइड कमिट करने के लिए आप उसे दुष्प्रेरित कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, अबेटमेंट का वही, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट होगा, तीनों तरीके से, ठीक है। सहायता द्वारा, उकसाने द्वारा, सहायता द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, तीनों बातें यहाँ लागू होंगी। अगर तीनों में से किसी भी भांति से आपने षड्यंत्र किया है, ठीक है,
दुष्प्रेरण किया है, तो उस दशा में, ऐसी कंडीशन में जो अबेटमेंट होगा, ठीक है, उसके लिए धारा 305 लागू होगी। और 305 में ही इसी सेक्शन में इस ऑफेंस के लिए, क्राइम के लिए जो पनिशमेंट है उसे भी मेंशन कर दिया गया है 10 साल, ठीक है। आजीवन कारावास जो होगा वो 10 साल से कम का नहीं होगा, ठीक है। और आजीवन कारावास जो 10 साल से कम तक का नहीं होगा, और जुर्माना, ठीक। पनिशमेंट इसलिए याद रखना ज़रूरी होता है कि मैंने आपसे इससे पहले भी एक बार डिस्कस किया था, बताया था कि एपीओ की बहुत सारे आप पेपर उठा के देखोगे, पुराने पेपर या अनसॉल्व उठा के देखोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट भी पूछ ली जाती है, ठीक है। और वहाँ पनिशमेंट में फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो फिर दिक्कत और प्रॉब्लम को गलत कर देता है। और अब तो और भी थोड़ा टफ हो गया है पिछले 2 बार से, कि हाँ, जब से माइनस मार्किंग हो गई है तब से आपको और कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, ठीक है। तो पनिशमेंट जो है, कुछ सेक्शन जो है उनकी पनिशमेंट को ज़रूर याद रखें, जैसे ये सेक्शन है। इसी के बाद फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 306 है। 306 जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति की जो यहाँ शिशु या उन्मत्त, उसकी बात हो गई 305 में। और 306 में एक मेच्योर पर्सन है, ठीक है, जो हर तरह से सक्षम है, हर तरह से सद्बुद्धि है, विवेक है। ऐसा सद्बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति को अगर आप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं तो धारा 306 लागू होगी, ठीक है। धारा 306 के लिए ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि दुष्प्रेरण जो है वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। इसके लिए फिर वही आप ध्यान रखिए, सेक्शन आपका जो 107, 108 जो है उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो दिमाग में आपके होने चाहिए। एक केस है रामदयाल 1913 का एक केस है, ठीक है। जैसे उमी का मामला याद होगा, आपके दिमाग में होगा उमी, ठीक है। उमी का मैटर में क्या था? उमी के मैटर में ये था कि एक महिला जो है वो भीड़ जो है वो आगे आगे चल रही थी, पीछे वो महिला चल रही थी और सती माता की जय, सती माता की जय के नारे लगा रही थी, ठीक है। हाँ, उमी, हाँ, ठीक है, मैं अगर नाम कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ तो, हाँ, ठीक है। और क्वीन वर्सेस मोहित, हाँ, ठीक है। ये 2 केसेस हैं, नाम में थोड़ा सा डायलमा की कंडीशन है क्योंकि दिमाग अभी प्रॉपर वर्क में नहीं है। तो क्वीन वर्सेस मोहित या उमी देख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक मैटर है, इस समय दिमाग से स्किप हो रहा है। तो उसमें वो सती माता की जय के नारे लगा रहे थे, हाँ, ओके, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भीड़ जो है वो आगे चल रही थी और प्रोवोक कर रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार से दुष्प्रेरणा है, ठीक। उसी तरह से ये भी केस लगभग उसी तरह से है। रामदयाल 1913 का ये केस है। इस केस में ये है कि एक महिला जो है वो अपने पति के शव के साथ लकड़ी की चिता पर बैठकर, हाँ, शव के साथ लकड़ी की चिता पर बैठकर आत्मदाह करने के लिए, स्वयं को समाप्त करने के लिए वो तैयार हो जाती है, ठीक है। इससे पहले कि वो अपने आप को समाप्त कर ले, यानी आत्महत्या कर ले, उसे रोक लिया गया, ठीक है। तो यहाँ फिर जो आत्महत्या की दुष्प्रेरणा का प्रयत्न जो है वो यहाँ लागू होगा, ठीक। अब सती होने में सहायता प्रदान करना, ठीक है, सती होने में सहायता प्रदान करना या बाल विवाह, अरे बाल विवाह कहाँ से आ गया, ठीक है, सती होने में सहायता प्रदान करना, ये दुष्प्रेरणा, सहायता द्वारा दुष्प्रेरणा जो आत्महत्या की घटना को कारित कर रहा है, उसके लिए यहाँ लाइबिलिटी बनती है। सेक्शन 306 लागू होगा। देखिए, सेक्शन 306 का जब हम पेरिफेरी देखते हैं तो बहुत बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करता है। अब अगर मान लीजिए पति और पत्नी हैं, ठीक है, पति पत्नी जो है वो आपस में किसी बात पे झगड़ा हो जाता है,
ठीक है। पति और पत्नी के बीच में आपस में किसी बात पे झगड़ा हो जाता है और झगड़े में पत्नी जो है वो ये कहती है, झगड़े में पत्नी ये कहती है कि इस लोक लाज या इस परेशानी से बेहतर है तुम मुझे मार ही दो, ठीक है। और उस समय अगर पति जो है वो मार दे रहा है, अपनी पत्नी को मार दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ ये जो मार देना जो हो जा रहा है, या दोनों अगर अपने आप को समाप्त कर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आत्महत्या की कैटेगरी में आता तो है, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि किसी तरह का कोई बाहरी एलिमेंट इन्फ्लुएंस ना करे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। लोक लाज हुआ या किसी तरह सामाजिक मर्यादा हुई, अगर इसके दबाव में रहकर व्यक्ति जो है वो अगर आत्महत्या की को चुन रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो दबाव डाला जा रहा है जिस परिप्रेक्ष्य से, उस परिप्रेक्ष्य को, उस फैक्टर को, उस कारक को ये अबेटमेंट का कारण माना जाएगा। तो कहने का सिर्फ साफ मतलब ये है कि धारा 305 जो है वो शिशु और उन्मत्त व्यक्तियों के बारे में बात करती है, और धारा 306 जो है वो ऐसे वयस्क व्यक्ति के बारे में बात करती है, और ऐसा वयस्क व्यक्ति जिसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया है, तो ऐसी दुष्प्रेरणा के लिए 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों का पनिशमेंट निर्धारित है हमारी भारतीय दंड संहिता में, ठीक है। ये तो बात हुई आपकी सेक्शन 305 और 306 की। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 307, धारा 307। धारा 307 जो है वो एक मतलब अगर सामान्य तौर से देखा जाए तो थोड़ी विशेष भी है। विशेष इसलिए है कि अगर आप में से कोई व्यक्ति जो है वो पुलिस सेवा में होगा तो उसे बहुत अच्छे से पता होगा, या रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर जो होंगे, आप में से कोई भी जो जा रहे होंगे, उनको पता होगा कि धारा 307 जो है वो बड़ी काम की धारा होती है। काम की धारा होती है क्योंकि इस धारा में फंसने के बाद या इस धारा के चार्ज लगने के बाद इस धारा से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कोई नुकसान भी नहीं होता है और ऑफेंस जो है वो बन भी जाता है, ठीक है। तो पुलिस वालों की सबसे बेहतरीन और सबसे कारगर सेक्शन ये 307 होता है। 307 जो है वो हत्या करने के प्रयत्न के बारे में बात करता है, ठीक है। जब हत्या करने के प्रयत्न की बारे में बात होती है तो जैसे ही आपके दिमाग में प्रयत्न शब्द आता है, ठीक है, तो प्रयत्न शब्द के साथ ही साथ आपको एक और सेक्शन याद आ जाता है जिसकी संख्या है 511। 511 जो है वो भी प्रयत्न 511 जो है वो भी प्रयत्न के बारे में ही बात करती है, ठीक है। अब ये 307 जो है वो साफ तौर से ये बात कहती है, ठीक है, कि जो कोई ऐसा कार्य करेगा, ठीक है, जो कोई ऐसा कार्य करेगा जिसमें आशय भी है उस कार्य में और ज्ञान भी है, दोनों सेगमेंट है। जो हमारे 299 और 300 में जो चीजें हैं वो यहाँ है, दोनों है, आशय भी है, ज्ञान भी है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उस परिस्थितियों के कारण, परिस्थिति ऐसी बन जाती कि उस परिस्थिति के कारण जो व्यक्ति कार्य का परिणाम चाह रहा था, परिणाम वो नहीं हो पाता, ठीक है। और अगर उस अभियुक्त जिसका आशय और ज्ञान है उसके हिसाब से अगर चीजें होती तो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती। वास्तव में मृत्यु कारित नहीं हुई, ठीक है, लेकिन बस अंतर क्या है, आशय भी है, ज्ञान भी है। अंतर किस चीज का हो गया, परिस्थिति का हो गया, ठीक है। परिस्थिति में थोड़ा परिवर्तन हो गया और उस परिवर्तन के कारण जो रिजल्ट था, रिजल्ट क्या था, किसी मानव की मृत्यु, तो वो रिजल्ट नहीं निकल पाया, ठीक। ऐसी स्थिति पे जो कार्य किया गया है ऐसा कार्य हत्या के प्रयत्न का कार्य होगा। आईपीसी में जो है उसमें जो इसी सेक्शन में इसमें पनिशमेंट में दी गई है,
ठीक है, किसी भी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माना। ठीक, इसी के अगले हिस्से को आप देखेंगे, इसी सेक्शन में एक दूसरा पार्ट भी है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि ऐसे कार्य द्वारा यदि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति द्वारा उपहति हो जाती है, ठीक है, यदि अभी मैं बता रहा हूं, आप इसको सुन लीजिए, फिर इसको एलिब्रेट करता हूं। यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाती है, तो ऐसी उपहति के कारण अपराधी जो है वो आजीवन कारावास से दंडित होगा। ठीक, ये दूसरा भाग इसका है। और इसी में एक और तीसरा हिस्सा भी है इसी सेक्शन का, वो ये है कि यदि अभियुक्त आजीवन कारावास से दंडनीय है, ठीक है, यदि अभियुक्त आजीवन कारावास से दंडित होते हुए अगर उसने हत्या का प्रयत्न किया है, तो उस दशा में उसे मृत्युदंड तक दिया जा सकेगा। इस सेक्शन के 3 हिस्से हैं, अलग अलग हैं। पहला हिस्सा जो है वो साफ तौर से क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ए है, ठीक है, ये बी को, ये ए है हमारा अभियुक्त और ये हमारा विक्टिम है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो उसी आशय, उसी ज्ञान के साथ, ठीक है, कैसा आशय और कैसा ज्ञान है जो हमारा धारा 299 या 300 में था, ठीक है, तो 299 से तो मतलब नहीं है, हम सीधे सीधे 300 पकड़ के चलते हैं कि धारा 300 में जो आशय और ज्ञान था, क्या था, किसी बी नाम के व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, ठीक है, ऐसा आशय और ज्ञान था। लेकिन कुछ हालात और परिस्थितियां ऐसी हो गई कि ए जो परिणाम चाह रहा था वो परिणाम नहीं हुआ, यानी इसकी मृत्यु चाह रहा था, बी की मृत्यु कारित नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थिति पे जो मृत्यु कारित नहीं हुई, तो अब इस स्थिति में परिस्थितियां बदल गईं, ठीक है, और अब परिस्थितियां बदलने के कारण मृत्यु कारित नहीं हुई, तो मृत्यु कारित ना होने के कारण से ये सिर्फ और सिर्फ हत्या का प्रयत्न होगा। कैसे, ए बी को मारने के आशय व ज्ञान रखते हुए एक बंदूक बी की तरफ फायर करता है, ठीक है, दुर्भाग्यवश जो बंदूक का जो ट्रिगर था वो ट्रिगर फेल कर जाता है। ट्रिगर फेल करने के कारण गोली नहीं चल पाती है। ऐसी स्थिति पे ए जो होगा वो बी की हत्या करने के प्रयत्न के अपराध का दोषी होगा, ठीक है, यानी ए ने अपनी तरफ से जितना भी कुछ हो सकता था वो सब कुछ एज यूजुअल कर लिया। तैयारी से एक कदम आगे बढ़ते हुए, तैयारी तक तो ठीक था, तैयारी से एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने अपने कार्य को क्रियान्वित कर दिया, और कार्य के क्रियान्वित हो जाने पर रिजल्ट अगर वो नहीं निकला, ठीक है, गोली इधर उधर चली गई, निशाना नहीं लगा, या निशाना बहुत दूर था, या गोली जो है वो आसपास से कहीं निकल गई, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, परिस्थितियां बहुत तरह की हो सकती हैं, और उस परिस्थिति के कारण परिणाम जो था वो ये निकला कि बी की मृत्यु नहीं हुई। ए ने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया लेकिन फाइनली उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो यहाँ ए जो है वो धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा, ठीक है, जिसके लिए 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। वहीं अगर बी को गोली जो है वो थोड़ी सी कंधे से छूते हुए निकल गई, ठीक है, उसको उपहति हो गई, ठीक, चाहे साधारण उपहति हो जाए या घोर उपहति हो जाए, ठीक है, अगर घोर उपहति होगी तो दूसरा है, लेकिन सिर्फ अगर उपहति अगर केवल हो गई, तो उपहति होने पर, हर्ट सिर्फ हो जाने पर ये जो दंड है, ठीक है, इस दंड का परिणाम जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी 10 वर्ष से बदलकर फिर ये आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका सेकंड पार्ट हुआ। और थर्ड पार्ट जो है वो ये कहता है कि अगर जो कार्य करने वाला अभियुक्त है यानी ए,
अगर ए जो है वो आजीवन कारावास से दंडित है, ठीक है, और उस कारावास के दौरान अगर वो ये काम कर रहा है, हत्या का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो सजा होगी वो उसकी मात्रा और बढ़ जाएगी। देखिए धारा 303 कल मैंने आपके साथ बताया था, धारा 303 और धारा 307 का सेकंड पार्ट, ठीक है, दोनों में अंतर है। धारा 303 जो है वो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय है, ठीक है, और अगर वो अगर मृत्यु कारित कर रहा है तो उसे फिर मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि ये धारा 14 आर्टिकल 14 और 21 में ये सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, इक्वेलिटी की बात करता है। लेकिन धारा 307 में इसके सेकंड पार्ट में ये बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल है इसको समझ लीजिए। इस दोनों धारा में 303 में और 307 के सेकंड पार्ट में क्या अंतर क्या है। देखिए 307 जो है, अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति को जो आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है उसको अगर हम मृत्युदंड का हम प्रावधान कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह जो है वो ये है कि अपराध को रोकना, अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। एक व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी वो सजा में है और सजा में रहते हुए वो फिर से किसी के ऊपर इस तरह का हमला कर रहा है और उस हमले से अगला व्यक्ति चोटिल भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो जघन्य प्रकृति के अपराधी होते हैं, ठीक है, या जो हिस्ट्री सीटर होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक अंकुश लगाने की ये प्रक्रिया है, ठीक। तो यहाँ ये चीज जो है वो सही है, परमिटेबल है, ठीक। अब ये जो दूसरा हिस्सा जो है ये पहले हमारी मूल संहिता में नहीं था, ध्यान रखिएगा। पहले हमारी मूल संहिता जो हमारा पहला ड्राफ्ट था उसमें नहीं था। ये बाद में 1870 1870 में इसे दोबारा संशोधन अधिनियम 12 द्वारा इसे जोड़ा गया है, ठीक है। और जोड़ के ये कंडीशन लगा दी गई है कि अगर अभियुक्त आजीवन कारावास के अधीन है और अगर उसने उपहति कारित की है, ठीक है, मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया है, हत्या करने का प्रयत्न किया है और उस प्रयत्न के दौरान अगर उपहति कारित हो गई है तो यहाँ उसे उसकी पनिशमेंट का लेवल जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। देखिए सेक्शन 307 और सेक्शन 511 दोनों जो है वो बड़ा सिमिलर सा सेक्शन है। जब आप सेक्शन 511 पढ़ते हैं, 511 प्रयत्न पढ़ते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं कि जो कोई ऐसे अपराध हैं, ठीक है, जिनके बारे में अलग से पूरी आईपीसी में कोई दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है, अगर पूरी की पूरी दंड संहिता में प्रयत्न के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में 511 से उसे ट्रीट करेंगे और 511 के हिसाब से जो दंड का हिस्सा होगा 1/8, 1/16 जो भी होगा, जैसा नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन धारा 307 जो है वो हत्या करने के प्रयत्न को अलग से क्लासीफाई करती है और अलग से क्लासीफाई करने के साथ ही साथ इसकी पनिशमेंट के अमाउंट को भी यहीं पे क्लियर कर देती है, ठीक है। इन दोनों सेक्शन में क्या कोई अंतर है, इसके लिए सबसे पहली बार आर वर्सेस कैसिडी, आर वर्सेस कैसिडी 1867 फॉर बॉम्बे हाई कोर्ट 17, पहली बार ये मैटर जो है ये कोर्ट के सामने आया था। घटना जो थी वो कुछ ऐसी थी कि एक व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारी
एक व्यक्ति अपने अधिकारी के सर पर अपनी सर्विस वाली बंदूक, सेना में था या पुलिस में था, ठीक है, अपनी सर्विस वाली बंदूक अपने अधिकारी के सीने पर रख दिया, ठीक है, और लगभग चलाने जा वाला था। बंदूक जो होती है, पहले आप लोग देखते होंगे राइफल में ऐसे वो लोड करने के लिए ऐसे सिटकनी टाइप से चीजें बनी होती हैं, आप देखेंगे राइफल जो होती है पहले वो लोड की जाती है ऐसे खींच के, ठीक है। तो वो उसे ऐसी उम्मीद थी कि वो जो उसकी बंदूक जो है वो चार्ज है। चार्ज मतलब जब लोड कर देते हैं तो चार्ज उसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसे ऐसा अंदाजा था कि उसकी बंदूक चार्ज है, और चार्ज मानते हुए उसने अपने अधिकारी के सर पर उसे रख दिया और उसने ट्रिगर दबा दिया, ठीक है, उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बंदूक चार्ज नहीं थी। चार्ज ना होने के कारण फायर नहीं हुई, और फायर ना होने की कंडीशन में उसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद मामला जो है वो न्यायालय के सामने आया, ठीक है, न्यायालय के सामने आया, और न्यायालय के सामने जो विवाद का विषय था वो ये था कि ये मामला 511 में प्रयत्न में जाएगा या धारा 307 में प्रयत्न में जाएगा, ठीक है। देखिए क्यों है, इस चीज को थोड़ा समझिए। जब आप प्रयत्न पढ़ेंगे, जब मैं आपको प्रयत्न पढ़ाऊंगा तो उस समय प्रयत्न में 4 सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है, और 4 सिद्धांत जो हैं वो ये हैं कि अगर एक सिद्धांत उसका ये है कि समीपता का सिद्धांत मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उससे अगर वो वास्तविक घटना के इतना समीप हो, ठीक है, कि कोई अंतर न रह जाए। जैसे अगर उस व्यक्ति को जिसने बंदूक रखी उसे अंदाजा था कि हाँ ये ट्रिगर लोडेड है, चार्ज है बंदूक और हमको सिर्फ फायर करना है, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं, ये उसकी भूल थी, ठीक है, ये उसकी भूल थी। तो ये भूल के कारण ये धारा जो है वो 511 में इसको ले जा रहा है। लेकिन जो उसने प्रयत्न किया, हत्या करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया, ठीक है, वो उसे 307 में ले आने की बात कर रहा है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए अगर बंदूक जो है वो फायर हो गई होती और फायर होने के बाद किसी वजह से वो जिसको हमने टारगेट किया था उसको नहीं लगती, ठीक है, तो ये फायर होने के बाद उसको नहीं लगने वाली कंडीशन जो है ये धारा 307 में आएगी। यहां जो प्रिपरेशन थी, ठीक है, वो प्रिपरेशन ही हमारी इनकम्प्लीट थी, ठीक है, प्रिपरेशन ही हमारी इनकम्प्लीट होने का मतलब कि बंदूक जो है वो चार्ज ही नहीं थी। हमने ट्रिगर भी दबा दिया, हमने अपनी तरफ से पूरा काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, ठीक। तो इस मुद्दे पे थोड़ा सा आर्गुमेंट था, ठीक। बाद में इस मैटर में जो है वो 511 में इसे डिसाइड किया गया, ठीक। लेकिन इस मामले ने कई ऐसे नए केसेस को जन्म दिया जो एक संदेह को उत्पन्न करता है कि मामले को हम 511 में ले जाएं, यानी 511 के अंतर्गत वो प्रयत्न होगा या 307 का सेक्शन बनेगा। बहुत अंतर है दोनों में। जब आप प्रैक्टिस पे आओगे तो 507 में जो सजा होगी, 307 में जो सजा होगी वो अभी मैंने बताया मिनिमम 10 ईयर तक का आपको पनिशमेंट का प्रोविजन है, या डेथ कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन है, ठीक है। लेकिन 511 में पनिशमेंट का अमाउंट बहुत छोटा हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चार्ज फ्रेम होगा, ठीक है, वो चार्ज भी छोटा हो जाएगा, ठीक है जी विनीत, सही कहा आपने, ठीक है, वो चार्ज भी छोटा हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज होती है कि जो क्राइम का नेचर है, जैसे बेलेबल,
नॉन बेलेबल, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंस आ जाता है। यहाँ 307 में जो होगा वो हमारा नॉन बेलेबल हो जाएगा, लेकिन अगर 511 में हम लेके चले गए तो हमें बेल मिलने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है, बेलेबल हो जाएगा। तो ये बड़ा डिफरेंस हो जाता है। बड़ी छोटी सी, कहने के लिए तो बात बड़ी छोटी सी है कि हाँ क्या फर्क पड़ता है, प्रयत्न तो यहाँ भी हुआ, प्रयत्न वहां भी हुआ, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो इस वजह से सेक्शन 307 और सेक्शन 511 ये दोनों जो है वो आपस में बहुत ही बारीक फाइन लाइन क्रिएट करते हैं, और मौके की नज़ाकत, तथ्य, परिस्थितियां जैसी सिचुएशन थी वो, और लर्नेड काउंसिल यानी आप जैसे विद्वान वकील, वो ही अभियुक्त को 511 या 507 कहाँ उसको जस्टिफाई करना है वो क्लियरिफाई कर लेंगे। देखिए इसका जो इस केस में जो क्रक्स निकाल के दिया गया था वो ये कहा गया था कि कार्य कर दिया गया होता तो मृत्यु अवश्य होती, ठीक है। कार्य स्वाभाविक तथा साधारण कार्य के अनुक्रम में मृत्यु कारित करने का सामर्थ्य होना, ये अंतर बताया गया था 511 और 507 में। और साथ में ये भी कहा गया कि 511 में कार्य प्रयत्न हो सकता है, लेकिन 307 के अंतर्गत जो 511 में अगर वो कार्य प्रयत्न हो गया है तो फिर वो 307 में उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी एक बार मैटर अगर 511 में हम एस्टेब्लिश कर ले गए तो फिर हमें 307 में हमें उसको एस्टेब्लिश करने या उसके बारे में चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वो छोटे छोटे, मैं अक्सर देखो मैं आप सबके साथ जब भी डिस्कस करता हूँ सेक्शन के बारे में आपसे क्लियरिफाई करता हूँ, जब आप उस सीट पे बैठोगे तो ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मुझे अच्छे से याद है अभी 8-10 दिन पहले एक जज साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, वो कुछ इश्यूज पे वो डिस्कस करना चाह रहे थे। तो आपकी ऐसी स्थिति ना हो जब आप उस पोस्ट को होल्ड करें, ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना हो कि हाँ किसी जगह पे आप कंफ्यूज हों। ये सब वो जगह हैं, वो पॉइंट है जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप वहाँ पहुँचने के बाद शर्मिंदा हों या अपने पेशकार से या अपने किसी मित्र मंडली से आप फ़ोन करके डिस्कस करें, उससे बेहतर है कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप इन सारी समस्याओं का समाधान यहीं कर डालें, ठीक है। तो ये लगभग सामान्य सी चीज थी धारा 307 के लिए। 307 के बाद जो आपके पास अगली धारा होगी 308, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। तो जो सारी चीजें धारा 307 के साथ हैं, धारा 307 किस चीज के लिए बात करती है? हत्या के लिए बात करती है। और वहीं इसके तुरंत बाद धारा 308 जो है वो मानव वध के प्रयत्न की बात करती है, ठीक है। दोनों में कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि आप उधर धारा 299 और 300 में अंतर को साफ समझ चुके हैं, ठीक है। तो वो अंतर आपके दिमाग में क्लियर है, तो यहां आपको कोई परेशानी नहीं होनी है, ठीक है। तो धारा 307 हत्या के प्रयत्न के लिए, धारा 308 आपराधिक मानव वध के प्रयत्न के लिए। धारा 309 एकलौता ऐसा अपराध है जिसमें अपराध करने के बाद अपराधी को हम दंडित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एकलौता ऐसा अपराध है। कई जगह ये इस तरह की बातें आ भी चुकी हैं, पूछ भी चुके हैं कि आईपीसी में कौन सा ऐसा अपराध है जिसको अपराध होने के बाद हम दंडित नहीं कर सकते। तो धारा 309 आत्महत्या करने के बाद किसी व्यक्ति को हम दंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दंडित होने के बाद इस जीवन में शेष बचा ही नहीं है। तो धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न, ठीक। इसी के बाद आपकी धारा 310 ठग, ठीक है, और 311
ठग के लिए दंड। ठीक है, तो ये लगभग ये पार्ट जो है आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ठग में भी ध्यान रखिएगा, ठग में भी वही सारे चीजें आती हैं, क्योंकि इसमें भी जो है अब हालांकि ठगी प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये पुराने समय का है, तो इसमें भी ठग जो थे वो लोगों को जीवन समाप्त कर देते थे, मृत्यु कारित करते थे, इसलिए ठग को इस चैप्टर में यहाँ इसके साथ रखा गया है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट होता है। फिर आपको सेक्शन 312 से लेकर 312 से लेके 318 तक, 312 से लेके 318 तक ये पूरे पार्ट को आपको केवल और केवल आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। इसमें से चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आज तक मैंने तो नहीं देखा है कि हाँ इसमें से कोई शॉर्ट नोट मिला हो, ठीक है, या कोई लॉन्ग आंसर बना हो, या किसी लॉन्ग आंसर के साथ पीछे पूछ जोड़ दी गई हो। इस पार्ट से मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो मेमोराइज करने के लिए एमसीक्यू के लिए हाँ यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो 312 से लेके 318 तक का ये पार्ट जो है वो आप पढ़िएगा। अगर यहाँ कहीं आपको कोई परेशानी होती है, सिंपल सी बात है, 312 में क्या है ये है, 313 में क्या है ये है, 314 में क्या है ये है। सिंपल चीजें हैं, वो आपको मेमोराइज करनी है, उसके लिए कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो अगली धारा आपके साथ हम स्टार्ट करेंगे, आज 10 मिनट 15 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो अब नया इसका पार्ट जो बचा हुआ है वो हर्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, आप में से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। संख्या कम हो रही है और मज़ा नहीं आता है ऐसे पढ़ाने में, चूँकि आप सभी जो है वो अपनी संख्या पर ध्यान दीजिए। ठीक, और अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो स्वागत है, पूछ सकता है। चलिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास कोई सवाल है। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, या मेरा नंबर आपके पास होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगले फ्राइडे को मिलते हैं। अगले फ्राइडे में सेक्शन 319 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिशु हत्या, सौरभ ने पूछा है कि हाँ शिशु हत्या और नॉर्मल हत्या में क्यों अंतर है। इस चीज को अगर आप सबको ध्यान हो, ठीक है, तो जिस दिन मैंने इस पार्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है, उस दिन मैंने इसको बहुत एलिब्रेट करके पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था। अगर आपको ध्यान हो, मैंने फ्लो चार्ट बाकायदा बनवाया था आपको, और उसमें सारे की चीज़ें जो हैं वो मैंने अलग कर दी थी। देखिए, शिशु हत्या अलग इसलिए है, भ्रूण हत्या तो वो है कि जब माँ के गर्भ से कोई हिस्सा अभी बाहर निकला ही नहीं है। ठीक है, शिशु का कोई हिस्सा अभी तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकला है, तो अभी वो भ्रूण है। और जैसे ही उसका हाथ या पैर या सर या गर्दन या कोई भी हिस्सा शरीर से माँ के गर्भ से बाहर निकल आया, कोई भी एक हिस्सा, उंगली ही निकल आई माँ के गर्भ से बाहर, तो अब वो शिशु, अब वो भ्रूण नहीं रह गया, अब वो शिशु में परिवर्तित हो गया। और अगर वो शिशु अभी अभी जन्म लिया है, भले उसने सांस भी ना ली हो, ठीक है, भले उसने सांस भी ना ली हो, उस कंडीशन में अगर उसकी मृत्यु कारित कर दी जाती है तो वो शिशु हत्या कहलाएगी। ठीक है,
तो भ्रूण हत्या क्या हो गई, माँ के गर्भ में अभी वो है तो वो भ्रूण हत्या, और माँ के गर्भ से उसका शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर निकला तो वो शिशु हो गया। और वहां उस समय अभी उसने सांस भी नहीं ली, अभी वो रोया भी नहीं है, उस समय अगर उसकी हत्या कारित कर दी गई है तो ये क्या हुआ, ये शिशु हत्या हुई। ठीक है, उठा के देखिएगा, जब मैंने स्टार्ट किया था कल्पेबल होमोसाइड पहले दिन 299 जब स्टार्ट किया था, और जब इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा था, उसी समय मैंने ये सारी चीजों को क्लियर की। देखिए, पुरानी चीजें आप जड़ में अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पुराने समय में मतलब जो पहले मैंने पढ़ाया है उस समय ये सब चीजें मैंने आपको क्लेरिफाई की थी, और वो फ्लो चार्ट मैंने इसीलिए बनवाया था कि आधी समस्या आपकी कल्पेबल होमोसाइड और इन सारी चीजों की आधी समस्या का समाधान आपका वहीं हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये दुर्भाग्य है मेरा भी आपका, लेकिन दोबारा उनको देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो होप उम्मीद करता हूं आज जो चीजें हैं वो हैं। अब अगली क्लास में आपके साथ ये चीजें स्टार्ट करेंगे, और शुरू से लेके अभी तक की जो चीजें हैं आप प्लीज सेक्शन को मेमोराइज रखें। क्या मतलब है मैं पढ़ा के पूरा फिनिश कर दूं और उसके बाद नतीजा ये हो कि इतने स्लो चलने के बाद, इतने धीमे चलने के बाद भी अगर आपको चीजें याद ना हो, सेक्शन याद ना हो जाए, समझ में ना आए। मान के चलिए 1-1.5 महीना बहुत हुआ, 1-2, क्योंकि चुनाव होने हैं मार्च अप्रैल में, और चुनाव से पहले पहले आपके वैकेंसी जो है वो हर हाल में आ जानी है। ठीक है, और ये सितंबर चल ही रहा है, अक्टूबर में आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एपीओ का भी मिल जाएगा, जुडिशरी का भी मिल जाएगा। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना आराम से चले। मैं तो इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े, आप मेरे साथ पढ़ते चलिए और ये तैयार करते चलिए। शायद आप इस चीज पर विश्वास ही नहीं करते। आईपीसी की बुक के लिए तो मैं बहुत सारी किताबें हैं, आपके लेवल पे एसएन मिश्रा सर को आप डिस्कस कर लीजिए, सफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले फ्राइडे को आपसे मुलाकात होती है, तब तक ध्यान रखें अपना। गुड नाइट।